हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है मसल्स। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर बैठे ही कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें, क्लासेस लें आप लोगों की। और जो आने वाली भर्ती परीक्षा है, जिसके अंदर जब भी वो भर्ती परीक्षा होगी उसमें आप लोगों के लिए जो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, आप लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि बड़े तौर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि घर बैठे ही आप लोगों को एक अच्छे मटेरियल से रूबरू कराया जाए। तो साथियों शुरू करता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पिछली इससे पहले जो क्लास हम लोगों ने ली थी उसमें मैंने आपको 10 जो आपके सब्जेक्ट थे उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज दी थी और ये बताया था कि देखो एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, जबकि अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजी की तो फिजियोलॉजी में हम ये बात करेंगे कि कैसे कोई अंग काम करता है। आज हमने एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है मसल्स यानी मांसपेशियां। तो हम यहाँ पर मांसपेशियों की संरचना भी पढ़ेंगे और मांसपेशियों का कार्य भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको दो पार्ट में हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग संरचना से संबंधित बात करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को समझा सकें। देखिए पढ़ना कैसे है इस चैप्टर को, जितना आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर करें, इसके बाद कोशिश करना कि नोट्स बना लिए जाएं। रटने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि हमारा जब बेस क्लियर हो जाता है तो हम उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। समस्या ये पैदा होती है कि जब हम कोई चीज़ को रटना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे कुछ समय तो जहन में रहती है, लेकिन थोड़े धीरे समय बाद में उसकी जो स्मृति है वो या उसकी मेमोरी है वो कम होने लग जाती है। तो पहली चीज़, जब हम फिजियोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मसल्स, तो आप ये समझिए कि एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यार ये मसल्स करती क्या हैं। क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मांसपेशियां क्या कार्य करती हैं। तो मेरे साथियों ये समझ लो कि अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो ये पूरा चैप्टर ही आपका चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है तो इसलिए मैं आपसे इंटरेक्शन तो वैसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर लाइव होती तो ज़रूर पूछता कि आपके जहन में क्या आता है मांसपेशियां सुनने के बाद पहला शब्द। तो अगर मुझसे कोई टीचर मुझसे पूछता तो मैं जरूर कहता कि सर मांसपेशियां एक काम करती है मेरी नज़र में, वो है संकुचन। तो आप कहेंगे कि केवल एक ही काम करती है? हाँ बिल्कुल एक ही काम करती है और यही काम दूसरे कामों का आधार बन जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं पेन से अगर कुछ लिखना चाहूँगा तो मांसपेशियाँ संकुचन करेंगी। मैं इस पेन को रख दूंगा तो मांसपेशियाँ संकुचन करेंगी। मैं इस समय बोल रहा हूँ तो मांसपेशियाँ, मेरे जो मैसेटर मसल्स हैं ये संकुचन कर रही हैं। हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियाँ जब संकुचन करती है तो काम होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, संकुचन करेगी तो कुछ समय बाद में शीतलन भी करेगी, उसका एक फिजियोलॉजी है, उसका एक प्रक्रिया है कि क्या वो केवल संकुचन ही करती रहेगी? नहीं, संकुचन और शीतलन दोनों करती है, लेकिन मुख्य काम संकुचन है और उसका ही एडवांस रूप या उसका ही अगला क्रम हो सकता है शीतलन होगा मांसपेशियों में। तो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक फंडा बता देता हूँ कि आप लोगों को जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें लगभग हम लोग जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे वो इंग्लिश में यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए शुरू शुरू में तो बच्चों को थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होती है। चाहे आपने 2022 की भर्ती परीक्षा देखी हो, 2025 की भर्ती परीक्षा देखी हो, सभी के अंदर जिन बच्चों ने इंग्लिश रूपांतरण को कोशिश करी है पढ़ने की, उन्होंने सफलता को प्राप्त किया है, या यूं कहें कि थोड़ा नज़दीक जरूर पहुंचे हैं वो सफलता के। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है मसल्स, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर मसल्स की फिजियोलॉजी के बारे में ही बात करनी है तो आप देखेंगे कि ये जो मसल्स है इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और पहला जो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मांसपेशियों की संरचना के बारे में। तो देखिए जो ये शब्द आप देख रहे हैं मसल्स, आप ये समझिए कि ये एक सम्मिलित रूप है। हम डायरेक्टली मसल्स को कुछ नहीं कर सकते हैं या ना देख सकते हैं, लेकिन जब हम मसल्स का क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन का मतलब मसल्स को आपने काट दिया। अब अगर मसल्स को आपने काट दिया तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है वो देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर जो स्लाइड है उसको सेकंड नंबर पे लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि तीन चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है मसल्स, और मसल्स मिलकर बनती है किससे? मायोफिब्रिल से। तो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको
लिख देता हूँ, आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, देखो सबसे पहले जो संरचना आती है वो होती है मसल्स। और मसल्स किससे मिलकर बनी होती है? मसल मिली होती है मसल फाइबर से। आप ऐसे समझिए कि कोई एक तार लीजिए, और उस तार को जब आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक तार देखे होंगे तो आपने देखा होगा, उसको जब हम कट करते हैं तो उसमें बहुत सारे और बंडल्स हमको मिलते हैं, और उन बंडल्स को भी जब हम खोलते हैं तो उसमें फिर पतले पतले तार मिलते हैं। इसी तरह के जो तार होते हैं इनको हम कहते हैं मसल फाइबर। और इन मसल फाइबर को कौन बनाता है? मायोफिब्रिल बनाता है। और मायोफिब्रिल में क्या मिलता है? सार्कोमियर मिलता है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे सार्कोमियर जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मायोफिब्रिल। बहुत सारे मायोफिब्रिल मिलते हैं तो वो बनाते हैं मसल फाइबर, जिसे आप पेशी तंतु कहते हैं हिंदी में। और बहुत सारे पेशी तंतु मिल जाते हैं तो बन जाती है मांसपेशियां। वापस समझिए, अगर मुझे मांसपेशियों की संरचनात्मक इकाई की बात करनी पड़े या उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करनी पड़े कि मांसपेशियां किससे मिलकर बनी होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए मसल फाइबर की। और मसल फाइबर किससे मिलकर बना है? मायोफिब्रिल से। मायोफिब्रिल में क्या मिलती है? सार्कोमियर। लेकिन अगर आपसे बात करें कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसमें संकुचन होता है, या संकुचनात्मक इकाई कौन सी है मांसपेशियों की इकाई की बात करें, तो ऐसी बहुत सारी यूनिट मिल जाएंगी तो वो एक पूरी संरचना का निर्माण करेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि सार्कोमियर जो है वो क्या है भाई? मसल्स की या मांसपेशियों की कैसी इकाई? संकुचनात्मक इकाई। लेकिन मांसपेशियों की संरचनात्मक इकाई की बात करेंगे तो हम बोलेंगे मसल फाइबर है। तो अब इस डायग्राम को देख लो एक बार। हमें क्या करना है? मांसपेशियों की संरचना। अब पहले मांसपेशियों की परिभाषा पढ़िए। देखिए, मांसपेशियां ऊतकों का एक समूह है जो एक बल उत्पन्न करने के लिए एक साथ अनुबंध करते हैं। देखो, बल उत्पन्न करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनको कॉन्ट्रैक्शन करना, और कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब एक साथ ये फोर्स लगाती हैं और उस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने कहा ना कि ये पेंसिल मैंने उठाई है तो मेरे को जब इसको बेंच से या डेस्क से पेंसिल ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ा? मांसपेशियों में संकुचन करना पड़ा। और जब ये संकुचन हुआ तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कोई भी कार्य कर सका। मैंने कंकाल को निर्देशित किया। मांसपेशियों में जब संकुचन होगा तो ही कंकाल को हम निर्देशित कर सकते हैं। अब इसकी संरचना हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके प्रकार पर जाएंगे। पहले संरचना देख लीजिए कि ये जो मांसपेशियां होती हैं ये किससे जुड़ी हुई होती हैं? ये मांसपेशियां हड्डियों यानी कंकाल से जुड़ी हुई रहती हैं। और जब ये कंकाल से जुड़ी रहती हैं तो इनके बीच की जो योजक कड़ी होती है वो होती है टेंडन। टेंडन और लिगामेंट, दो ऐसी संरचनाएं हैं जो हमारे मसल्स में मिलती हैं। टेंडन वो होते हैं जो क्या करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़कर रखते हैं। ठीक है, ये मसल्स है और ये क्या है? बोन। तो इस मसल्स को बोन से जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन करेगा। लेकिन लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है। दो हड्डियों को जब आपस में जोड़ना होता है तो वो लिगामेंट का काम होता है, ना कि टेंडन का काम होता है। तो सारी मसल्स जो मिलती हैं जब वो कंकाल से जुड़ती हैं तो एक छोटी संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं टेंडन। देखो, मैंने यहाँ पे सर्किल किया है, आपको दिख जाएगा आराम से कि टेंडन है। चलिए, अब इस टेंडन से मसल जुड़ी हुई रहती है। अगर आप मसल्स का क्रॉस सेक्शन देखें तो आप आइए पहले पार्ट पे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिखा है, यहाँ पर जो ऊपरी कनेक्टिंग टिश्यू है, देखो कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि जो जोड़कर रखने वाला ऊतक होता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कनेक्टिंग टिश्यू हैं, जिनमें से एक कनेक्टिंग टिश्यू आपने पढ़ा भी होगा कि ब्लड को भी हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो जितने भी ऊतक हैं उनको हमने बेसिकली 3 प्रकार में डिवाइड किया है। कौन कौन से प्रकार हो गए? पहला कठोर ऊतक जिसमें हड्डियां आ जाती हैं, दूसरा मुलायम ऊतक जिसके अंदर मसल्स और कार्टिलेज आ जाते हैं, और तीसरा होता है जिसे हम तरल ऊतक कहते हैं, जैसे रक्त हो गया, CSF हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया। पूरे शरीर में लगभग 5 प्रकार के फ्लूइड होते हैं जो कि हम ब्लड वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप फर्स्ट वाला जहाँ मैंने ऑप्शन लिखा है वहाँ पर आप फोकस करिए। फर्स्ट में आप देखिए, ये मैंने फर्स्ट इसको लिख दिया। इसमें मांसपेशियों के बाहर की ओर एक कनेक्टिंग टिश्यू मिलता है, संयोजी ऊतक मिलता है, जिसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम को जैसे ही हम एपीमाइसियम से आगे की तरफ गए, आप देखेंगे कि इस तरह के कुछ बंडल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये सारे डॉट डॉट जो है ये है बंडल है। इन बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकुलस या फेसिकुलाई। ये सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, आप फेसिकुलाई कह सकते हैं, यहाँ पर फेसिकुलस लिखा हुआ है।
अब आप देखेंगे कि ये जो फेसिकुलस है, इस फेसिकुलस के अंदर क्या मिलेगा, ये है मसल फाइबर। ये सेकंड नंबर आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब जब हमने एपीमाइसियम को कट किया तो एपीमाइसियम में हमें बंडल्स मिले और उन बंडल्स में हमको मिलते हैं मसल फाइबर। और जब हम मसल फाइबर देखते हैं, अच्छा, इन बंडल्स के चारों तरफ भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है जिसको हमने क्या कहा, पेरीमाइसियम। और जैसे ही हम मसल फाइबर के चारों तरफ आए तो मसल फाइबर के चारों तरफ भी हमको क्या मिल गया, एक और कनेक्टिंग टिश्यू मिल गया जिसको हमने बोला एंडोमाइसियम। तो आप कनेक्टिंग टिश्यू की 3 लेयर मिलते हैं। देखो, कनेक्टिंग टिश्यू को आप ऐसे समझिए कि ये जोड़कर आपस में रखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि मसल फाइबर आपस में बिखरे हुए रहेंगे। इस मसल फाइबर को कौन जोड़ के रखेगा, इस मसल फाइबर को संयोजी ऊतक जोड़ के रखेगा। और उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम जब मिलती है तो फेसिकुलाई के चारों तरफ उसको हम पेरीमाइसियम कह देते हैं, और मांसपेशियों के चारों तरफ इसको आपने एपीमाइसियम का। तो ऊपर से नीचे की ओर चले, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये 3 लेयर होती है। एपीमाइसियम कहाँ मिलेगी, मांसपेशियों के अंदर। पेरीमाइसियम कहाँ मिलेगी, पेरीमाइसियम मिलेगी आपको फेसिकुलाई के चारों तरफ। और एंडोमाइसियम कहाँ मिलेगी, एंडोमाइसियम आपको मिलती है मसल फाइबर के चारों तरफ। अब मसल फाइबर तक तो हम पहुंच गए। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पर, यहां पर आइए। थर्ड वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि मसल फाइबर के आगे मिलेगा आपको मायोफिब्रिल, एक और पतले तार मसल फाइबर में मिलते हैं। यहां तक तो मसल फाइबर कंप्लीट हो गया। इसको आप जूम करके देख लीजिएगा। जैसे ही मसल फाइबर को हमने आगे और खोला तो हमने देखा कि मसल फाइबर में और बारीक तार जैसी संरचना है जिसको हम कहते हैं मायोफिब्रिल। और इसी मायोफिब्रिल में आप देखेंगे कि हल्के और गहरे बैंड मिलते हैं। देख रहा है ना आपको, हल्के गहरे बैंड मिलेंगे। इन बैंड को हम कहते हैं सार्कोमियर। यहाँ मैं आपको अभी रोकूंगा, सार्कोमियर पे आगे हम बाद में चर्चा करेंगे कि सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर कैसे फंक्शन करता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि गहरे और हल्के क्षेत्र हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं, और उन प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसकते हैं जिसकी वजह से सार्कोमियर में संकुचन होता है। और वही संकुचन, जब बहुत सारे सार्कोमियर में संकुचन होगा तो वही संकुचन आगे जाकर हमारे लिए मांसपेशियों में संकुचन करता है। तो क्या कहा मैंने, परिभाषा क्या करती है, एक साथ अनुबंध। एक साथ अनुबंध का मतलब बहुत सारे सार्कोमियर, करोड़ों की संख्या में सार्कोमियर जब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो मांसपेशियों में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ आप इस चैप्टर को चाहे तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार आप वापस देखेंगे, समझेंगे। सिंपल सी चीज है कि बहुत सारे सार्कोमियर मायोफिब्रिल बनाएंगे, बहुत सारे मायोफिब्रिल मसल फाइबर बनाएंगे, और बहुत सारे मसल फाइबर क्या बनाएंगे, मसल्स बनाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि सर, मांसपेशियों की संरचना तो हमने देख ली, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मांसपेशियां हैं ये होती कितनी प्रकार की है, कैसे इनका वर्गीकरण किया गया है, और कौन है जो इनको नियंत्रित करता है। तो देखो, ये सारे सवाल आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगे। जब हमने मसल्स की बात करें, मसल्स को हमने जब वर्गीकृत किया, तो पहले तो आप समझिए कि वर्गीकरण जब भी हम करें, उस वर्गीकरण को कभी भी आप मिक्स ना करें। हर वर्गीकरण का अपना एक आधार होता है। हमने जो पहला वर्गीकरण किया है वो है एनाटॉमी के आधार पर, यानी संरचना के आधार पर। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे सर्किल किया है कि मांसपेशियां दिखती कैसी हैं, मांसपेशियां होती कैसी हैं, और दूसरा कि मांसपेशियों का कौन उनको नियंत्रित कर रहा है, उनका कार्य कैसा है। तो अगर कार्य के आधार पर बात करें तो मांसपेशियां सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, या तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेंगी या फिर वो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करेंगी। अगर वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक पेशियां, और अगर इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं तो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। चलो, उससे पहले हम वापस देखते हैं संरचना के आधार पर। जो मांसपेशियां कंकाल के ऊपर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं कंकालीय पेशियां। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कंकाल मतलब हड्डियों के ऊपर मिल रही है, कंकालीय पेशियां। जो मांसपेशियां हमारे आंतरिक अंगों पर प्राप्त होती हैं, आंतरिक अंगों पर मिलती हैं, जैसे हृदय पर मिल रही है, या हम कह सकते हैं उन सबको, क्योंकि हृदय को तो हम थोड़ा सा एक्सक्लूड करेंगे, आमाशय पर मिल रही है, गर्भाशय पर मिल रही है, यूरिनरी ब्लैडर पे मिल रही है, इंटेस्टाइन में मिल रही है। जितने भी आंतरिक अंग हैं उन पर जो पेशियां मिलती हैं
उन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां। और इसके अलावा आंतरिक अंगों में एक ऐसा अंग है जिसका नाम है हृदय। अगर हृदय पर कोई पेशियां मिलती है तो उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। अब हमने स्थिति तो बता दी, कंकाल पे मिलेगी, आंतरिक अंगों पे मिलेगी, हृदय पे मिलेगी, लेकिन वो दिखती कैसी है भैया? चलो इस पे बात कर लेते हैं। जिन पेशियों में रेखाएं मिल रही हैं, अब रेखाओं का मतलब क्या समझते हैं हम? यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींची हुई, लाइन मतलब आप ऐसा समझिए कि हल्के गहरे क्षेत्रों की संख्या, यानी एक्टिन और मायोसिन के जो बैंड्स मिलते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि भाई क्यों ज़्यादा मिलेंगे? ज़्यादा इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनमें होगा संकुचन। अगर उनमें संकुचन होगा तो संकुचन के लिए हमें एक्टिन मायोसिन के बैंड चाहिए, और जब एक्टिन मायोसिन के बैंड होंगे तो एक्टिन हल्का है, मायोसिन गहरा है, हल्का गहरा क्षेत्र मिलकर एक पट्टी बना लेते हैं जिसे हम रेखाएं कहते हैं, जो रेखाएं आगे जाकर इन मांसपेशियों की संरचना के तौर पर देखी जाएंगी। इसलिए जिन पेशियों में रेखाएं मिल रही हैं वो रेखित पेशियां, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटेड मसल्स। तो जो कंकाल पर मिलती है, अब इसको वापस समझिए, जो कंकाल पर मिल रही है वो कंकालीय पेशियां, लेकिन उनकी संरचना कैसी है? उनकी संरचना है रेखित। क्यों रेखित है? क्योंकि इसके अंदर हमको हल्के गहरे बैंड मिल रहे हैं। अब आते हैं चिकनी पेशियों में। चिकनी स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? अरेखित, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। कारण क्या है भाई नॉन स्ट्रेटेड होने का? नॉन स्ट्रेटेड होने का कारण है क्योंकि उसमें संकुचन क्षमता इन तीनों मांसपेशियों में से, आराम से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है, इन तीनों मांसपेशियों में से सबसे कम जो संकुचन क्षमता होती है वो मिलती है भाई किसमें? स्मूथ मसल्स में। अब आते हैं हृदय पेशियों की। तो हृदय पेशियां, क्योंकि ये संकुचन जिंदगी भर करना है हृदय को, आप समझिए बात को कि हृदय को 1 मिनट का भी आराम नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम जैसे कंकाली पेशियों में क्या है, रात को सो रहे हो तब थोड़ी संकुचन हो रहा है, तब तो संकुचन नहीं हो रहा। लेकिन हृदय को आप थोड़ी बोल सकते हो कि भाई मैं रात को रेस्ट कर रहा हूं, तू सो जा आराम से, सुबह बात करेंगे तेरे से। नहीं, हृदय को तो जिस दिन हमने ये जीवन की परिकल्पना की थी और तब तक जीवन है हमारा जब तक हृदय को धड़कना पड़ेगा। और धड़कने का मतलब संकुचन करना पड़ेगा। संकुचन शीतलन जो आप पढ़ेंगे, मैं कार्डियक साइकिल जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको हृदय के बारे में भी समझाऊंगा। तो देखिए फिजियोलॉजी सब्जेक्ट ही अपने आप में बच्चों बहुत शानदार सब्जेक्ट है, जितना पढ़ाया जाए उतना ही इसके अंदर कम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जब मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि इन तीनों पेशियों में सबसे ज़्यादा संकुचन किसमें होता है, तो आप सोचेंगे कि हृदय पेशियों में सबसे ज़्यादा होता है। सर पूरे जीवन भर संकुचन करती है? नहीं, अगर हम संकुचन की ताकत की बात करें तो सबसे ज़्यादा संकुचन कंकालीय पेशियों में होता है मेरे बच्चों, और कंकालीय पेशियों में ताकत सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हृदय पेशियां लगातार संकुचित करती हैं, जीवन भर संकुचित करती हैं। अभी हम उस चीज़ पे नहीं आते हैं कि क्यों करती हैं संकुचित, या कौन ऐसे कारक हैं जो इनको संकुचन के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आगे जाऊंगा तब आपको एक लाइन पढ़ाऊंगा, और वो लाइन अभी मैं आपको सिखा देता हूं, आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर को हम एक बार में 30-35 मिनट से ज़्यादा का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से इसको समझना भी है। एक लाइन आप समझ लीजिए, प्रत्येक मसल फाइबर में एक तंत्रिका और एक रक्तवाहिनी आती है। बस इतना सा समझ लीजिए, हमारी सारी मसल्स की फिजियोलॉजी यही खत्म हो जाएगी अगर आपको पता चल गया कि तंत्रिका और रक्तवाहिनी आकर करती क्या है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आया। अब दूसरा कार्य के आधार पर देखिए, हमारे मस्तिष्क को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो भाग जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाती है जिसे हम कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक वो भाग जो कि स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। में जब वहाँ पर आऊँगा CNS और PNS भी आपको समझाऊंगा, एक चैप्टर है हमने डाला है इसके अंदर। तो CNS और PNS ये तो हो गया लोकेशन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं तो कार्य के आधार पर 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सोमेटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और मैं इसको बिगाड़ कर बोल देता हूँ भाई, ऑटोनॉमिक मत बोलो, इसको बोलो ऑटोमेटिक तंत्रिका तंत्र। ये अपने आप काम करता है, आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई ये तय कर सकता है कि मेरा हृदय अभी धड़क रहा है, थोड़ी देर बाद में बोला भैया मत धड़क, क्यों? मेरी इच्छा नहीं है। संभव है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि हृदय
अपने हिसाब से कार्य करता है, अपने हिसाब से तेज हो जाता है, अपने हिसाब से कम हो जाता है। इसी तरीके से क्या आप तय कर सकते हो कि मेरे अंदर जो भोजन अभी गया है, हमने जो खाना खाया है, क्या उसको हम आमाशय में संकुचन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्या हम तय कर सकते हैं कि किडनियां काम ना करें? क्या हम तय कर सकते हैं कि और अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें संकुचन रोक दिया जाए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब प्रश्न ये आता है कि हृदय की पेशियों को कौन कंट्रोल करता है? हृदय की पेशियों को भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैं आगे जाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसके भी दो भाग हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो इसकी गति को बढ़ा भी देते हैं और कम भी कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, 2 मिनट और लूंगा इसके अंदर, कि अगर अभी मैं आपको बोल दूं कि कोई घबराहट करने वाली बात होगी, जैसे कहीं भूकंप आ जाए या किसी से आपकी शत्रुता हो जाए, लड़ाई हो जाए, आपको भागना पड़ रहा है, उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके हृदय को बहुत तेजी से पंप किया गया, बहुत तेजी से हृदय धड़का और पूरे शरीर में रक्त पहुंचा। थोड़ी देर बाद में जब आपको पता चला कि अगर वो दुश्मन हमारे पीछे तो भाग ही नहीं रहा था, वो तो किसी और को मारने आ रहा था, आप क्या बोलेंगे? भाई अब रिलैक्स हो गया, हृदय धीरे 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 वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। तो आप चाहते थे कि हृदय अपनी स्थिति में ना आए, तब भी वो आ गया। आप चाहते थे कि हृदय तेजी से ना धड़के, तब भी वो धड़क रहा था। तेजी से धड़का ना, जब आपके पीछे कोई, मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं, कोई डॉग आपके पीछे भागने लग गया, तो आप जब उसको भाग रहे हैं तो हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब वो कुत्ता चला गया तो आपको क्या लगा कि अरे अभी हम सेफ है, हृदय वापस नॉर्मल आ गया। पर आपने चाहा तो नहीं था ये बात। इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल नहीं था। जब हमारा कंट्रोल नहीं था तो कोई तो ऐसा सिस्टम होगा, तंत्रिका तंत्र का, जो इसको कंट्रोल कर रहा है। उस तंत्रिका तंत्र को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हृदय की गतिविधि को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो जितनी भी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, उन सब अनैच्छिक पेशियों को कौन कंट्रोल करता है? कौन कर रहा है? एएनएस लिख लो भाई, एएनएस कंट्रोल करता है। और जितनी भी ऐच्छिक पेशियां होती है, ऐच्छिक पेशियां एक ही होती है जिसे हम कंकालीय पेशियां कहते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको सीएनएस कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में कंट्रोल के आधार पर दो सिस्टम हो गए। एक सीएनएस जो कंकालीय पेशियों को करेगा, डायरेक्ट बोल दूं भाई, सीएनएस तो कंकालीय पेशियों को करेगा, और चिकनी पेशियों को और हृदय पेशियों को कौन करेगा? उनको करेगा भाई एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी पेशियां हैं, स्पेशली हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, रेखित पेशियों की बात करें, तो ये जो रेखित पेशियां होती हैं, इनकी संरचना कैसी होती है? इनमें कुछ खास बात, क्या क्या खास बात हो सकती है? तो आप समझिए, देखिए, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। पहले हमने कहा कि मसल्स किससे मिलकर बनी है? मसल फाइबर से मिलकर बनी है। हमने टेंडन की बात यहाँ पे कर दी, सार्कोलीमा को भी हम समझ लेते हैं। सार्कोलीमा क्या है? देखिए, जैसे अन्य कोशिकाओं के अंदर हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं, उसी तरीके से जो मसल फाइबर होता है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। अब इस सार्कोलीमा का काम क्या है? देखिए, कोशिका भित्ति, मैं आपको बात करूं, जैसे ये पेंसिल है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो क्या है? ये वाली इसकी कोशिका भित्ति है। इस कोशिका भित्ति का काम क्या रहेगा? जब भी कोई चीज इसके अंदर जाएगी वो इसी के थ्रू होकर जाएगी, इस कोशिका भित्ति के। अब आप पूछेंगे सर कौन सी चीज है जो इसके अंदर जाएगी? तो मैंने आपको क्या कहा था, याद रखिए, प्रत्येक मसल फाइबर में एक तंत्रिका और एक रक्तवाहिनी आती है। अब ये तंत्रिका और रक्तवाहिनी करती क्या है? देखिए बच्चों, तंत्रिका क्या करेगी? तंत्रिका यहां पर सिग्नल लेकर आएगी। सिग्नल क्या लेकर आएगी? जैसे अब समझते हैं हम, मेरा एक पैर या मेरे एक पैर, आप मान लेते हैं मेरे एक पैर में कांटा चुभ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा? क्या कांटे पर बैठा रहूंगा या कांटे को दूर हटाने की कोशिश करूंगा? आप देखेंगे जैसे ही हमारे पैर पर कांटा चुभा, हमारा पैर तुरंत ऊपर उठ गया। या उंगली जब मैंने गर्म पानी में दी, या मेरे उंगली पर जब गर्म पानी टच हुआ, तो क्या हुआ भाई? उंगली को वापस खींचा मैंने। ठीक है ना? तो ये मुझे किसने कहा कि उंगली को गर्म पानी से हटाना है? ब्रेन ने, तंत्रिकाओं ने।
तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे शरीर में अगर कुछ भी होता है तो भाइयों वो होता है सिर्फ तंत्रिकाओं की वजह से। तंत्रिकाएं यानी मस्तिष्क क्या करते हैं, मस्तिष्क हमें एक सिग्नल देते हैं कि देखो गर्म पानी से उंगली को हटा लो, कांटे पे से पैर को हटा लो वरना तकलीफ हो जाएगी। अब ये सिग्नल वहां तक पहुंचा कैसे? देखो मजे की बात आप समझिए कि फिजियोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में तंत्रिकाओं भी एक कह सकते हैं तंत्रिकाओं का भी एक जाल बना हुआ रहता है। अब आप जानते हैं कि जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। इसी तरीके से धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से वापस अंगों की ओर लेकर आती हैं और एक पूरा जाल बना लेती हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से तंत्रिकाओं का भी एक जाल होता है। जितने भी संवेदी अंग हैं, जैसे त्वचा मान लेते हैं, और यहाँ से एक तंत्रिका मस्तिष्क की ओर जाती है जिसे हम कहते हैं संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी नर्व, और वहाँ से वापस एक तंत्रिका आती है जिसको हम कहते हैं चालक तंत्रिका या मोटार नर्व। अब क्या हो रहा है, जैसे ही पैर में कांटा चुभा, ये पेन जैसे ही हाथ में चुभा तो संवेदी तंत्रिकाओं को पता चल गया, और संवेदी तंत्रिकाओं ने ब्रेन को क्या बोला कि पैर में कांटा चुभ गया है, हाथ में पेन चुभ रहा है, हाथ को पीछे हटाना है। लेकिन पीछे हटाने का काम संवेदी तंत्रिकाओं का नहीं है। संवेदी तंत्रिकाओं ने बोला कि देखो हाथ में पेन चुभ रहा है, ये मैसेज कहाँ पहुंचा, ब्रेन में। अब ब्रेन डिसाइड करता है कि पेन चुभ रहा है यार, वाकई में इसको हटा लो नहीं तो नुकसान होगा, और ब्रेन यहाँ पर मोटार्स को बोलता है कि भाई इसको पीछे हटा ले नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये हाथ की पेशियां, कंकालीय पेशियां और ऐच्छिक पेशियां, मैं क्या बोलूँगा, नहीं 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 होने दो, मैं तो दर्द को बर्दाश्त करूँगा, लेकिन अगर मेरे को बर्दाश्त नहीं करना तो मैं हटा लूँगा। हटाया किसने, मोटार तंत्रिका ने, चालक तंत्रिका ने मैसेज दिया कि भाई संकुचन करो, और जैसे ही संकुचन हुआ हाथ पीछे चला गया मेरा। इसका मतलब ये सारी चीजें किस पर निर्भर थी, तंत्रिका तंत्र पर। और ये तंत्रिका तंत्र आई कहां से, फिर वही बात, प्रत्येक मसल फाइबर में एक तंत्रिका और एक रक्तवाहिनी होती है। अब आप पूछेंगे रक्तवाहिनी का क्या काम है, तो मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि रक्तवाहिनी का जो काम है वो अभी थोड़ा सा रुक कर आने दो। तो यहां तक हमको पता चल गया कि सार्कोलीमा के अंदर तंत्रिकाएं आएंगी और आवेग को नीचे की ओर ले जाएंगी। देखो मसल फाइबर के बाहरी झिल्ली जो विद्युत उद्दीपन को ग्रहण करती है। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, मैं पढ़ देता हूं। इसकी उत्पत्ति जो भ्रूण होता है उसकी मीजोडर्म से होती है। आकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आकार देखो कैसा है इसका, बेलनाकार। केंद्रक कहाँ मिलेगा, केंद्रक इसका परिधि की ओर मिलता है, और बहुत सारे केंद्रक मिलते हैं, 100 से अधिक केंद्रक मिलते हैं। इसलिए इस तरह की मसल्स को हम क्या कहते हैं, सिंसाइटियम कहते हैं। संकुचन दर सबसे अधिक होती हैं, धारियां इसमें उपस्थित होती हैं। धारियों के बारे में हम बात कर चुके कि एक्टिन और मायोसिन के इसमें क्या मिलेंगे भाई, एक्टिन और मायोसिन के इसके अंदर हमको बैंड्स मिलते हैं जिसकी वजह से धारियां बनती हैं। कौन कंट्रोल करेगा, तंत्रिका तंत्र इसको कंट्रोल करेगा। तो स्केलेटल मसल्स भी हमारी पूरी होती है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की, चिकनी पेशियों की। तो देखो चिकनी पेशियों के अंदर आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो आकार होता है वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप। ये दिख रहा है आपको, किनारे कैसे हैं इसके, तिकोने हैं, ठीक है, इस तरह के किनारे हैं इसके, जबकि वहां पे कैसे थे, बेलनाकार, इस तरह के किनारे हुआ करते थे। यहां पर किनारे में शेप मिली हुई है, ठीक है। बाकी कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, सब कुछ लगभग वैसा ही है, लेकिन ध्यान रखिए केंद्रक एक ही मिलेगा और केंद्र में मिलेगा यहाँ पर केंद्रक। वहाँ पर बहुत सारे केंद्रक मिल रहे थे, मल्टीपल केंद्रक मिल रहे थे। धारियाँ इसमें अनुपस्थित होंगी। संकुचन दर सबसे कम का मतलब तीनों में सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसमें, कंकालीय पेशियों में, फिर हृदय पेशियों में, और सबसे कम मिलती है हमको चिकनी पेशियों के अंदर। कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कहाँ मिलेंगी ये, आंतरिक अंगों पर मिलेंगी। इसके बाद सबसे मजबूत जो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से जो पेशी आ रही है वो है
हृदय पेशियां। तो देखो हृदय पेशियां सिर्फ और सिर्फ हृदय पे मिलती हैं। इन्हें हम कार्डियक पेशियां भी कहते हैं, कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, एक ही बात है। उत्पत्ति मीजोडर्म से हो रही है। आकृति कैसी है? बेलनाकार तो है, लेकिन खास बात क्या है भाई? शाखान्वित है, ब्रांच्ड है। ठीक है ना? ये ब्रांच इसलिए है क्योंकि आप समझिए कि अगर कंकालीय पेशियां ब्रांच होती और सारी पेशियां शाखाएं आपस में जुड़ी हुई रहती तो एक हाथ में संकुचन होता तो पूरी मसल्स में संकुचन हो जाता। अब यहां पर हृदय में ऐसा नहीं होगा कि आधे चैम्बर में संकुचन होगा और आधे में नहीं होगा। हृदय में अगर संकुचन हो रहा है इस तरह से तो पूरा हृदय संकुचित होगा। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि भैया शाखान्वित है। ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा, कहीं नहीं समझने को मिलेगी। और आप देखिए कि फिजियोलॉजी का मतलब ही यही होता है कि जब तक हमको कोई चीज का मतलब नहीं पता हो तो हम इसे आधी अधूरा ज्ञान मिलेंगे। हो सकता है हर बात में क्यों ना जवाब दे पाऊं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हर चीज में हम क्यों का जवाब दें। केंद्रक एक ही रहेगा, केंद्र में रहेगा, लेकिन इसकी खास बात क्या है? कंट्रोल तो देखो सबको पता है कि एएनएस करेगा इसके अंदर, लेकिन खास बात है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो अधिक होती है। क्यों भाई अधिक होती है? हम सबको पता है कि ऊर्जा ग्रह कौन सा है हमारा, ऊर्जा के लिए कौन जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर वो सेकेंड लाइन आप वाली बात याद आती है कि सर यहां पर आप कह रहे थे कि एक मसल फाइबर के अंदर एक तंत्रिका और एक रक्तवाहिनी आती है, तो वो रक्तवाहिनी क्या करेगी? अब आप समझिए कि वो रक्तवाहिनी पोषक तत्वों को लेकर आती है और उन पोषक तत्वों का नाम क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज लाएगी। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स साइकिल में जब टूटेगा तो क्रेब्स साइकिल होता कहां पर है? कहां होगा भाई क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होगी, और अब ऊर्जा ही तो उसमें संकुचन कराएगी मेरे भाइयों। कौन कराएगा संकुचन? हवा में तो संकुचन हो नहीं जाएगा। अब कैल्शियम संकुचन करा नहीं सकता है, तंत्रिका संकुचन करा नहीं सकती है, तो इसका मतलब संकुचन के लिए ऊर्जा चाहिए। आप समझ में आया? तो ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा हमको देगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब मैं आपको बोलता हूं भैया हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, रोटियां बनानी है, कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर मुझे गैस चाहिए और राशन चाहिए। तो गैस क्या है? ऑक्सीजन। राशन क्या है? ग्लूकोज। बना लो खाना, क्या दिक्कत है? एटीपी बना लो। और जैसे ही एटीपी बन गया संकुचन। इसका मतलब जब आप सुबह नाश्ता करते हो तो मांसपेशियों में संकुचन के लिए ताकत मिलती है। जब आप व्रत पे होते हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन से भूखे होते हो, तो क्या संकुचन कर पाओगे? मैं बोल दूंगा कि आपको भागकर जाना है 1 किलोमीटर दूर, तो क्या जा सकते हो भागकर? नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि ऊर्जा नहीं थी। आप चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में सपोज करिए, एक कंडीशन में देता हूं कि 4 दिन से आप भूखे हैं और उस स्थिति के अंदर आपके पीछे कोई जानवर, कोई कुत्ता भाग रहा है, तो आप क्या बचने के लिए भाग सकते हैं? भागेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद निढाल हो जाएंगे। क्यों निढाल हो गए? इच्छा तो बहुत है भागने की, तंत्रिकाएं हमारे कंट्रोल में भी हैं, हमारा मस्तिष्क कह रहा है कि देखो भागो, और पेशियों को बार बार सिग्नल दे रहा है भाग भाग भाग, लेकिन मतलब ही नहीं है, भागेंगे नहीं। क्यों नहीं भाग पाएंगे? भाई ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा बनी ही नहीं है। क्यों नहीं बनी भाई ऊर्जा? ऊर्जा इसलिए नहीं बनी क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पेशियों के अंदर जो संकुचन करेगा पेशियां, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति आवश्यक है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही इसके अंदर क्या होता है? शक्ति ग्रह के रूप में एटीपी का निर्माण करता है। अच्छा, इसमें एक खास बात होती है इंटर कैलोरी डिस्क। ठीक है, तो ये जो डिस्क होती है ये आपस में इसको जोड़ के रखती है, मसल फाइबर के बीच में मिलती है। इंटर कैलोरी डिस्क सिर्फ और सिर्फ कार्डियक पेशियों में ही मिलती है और किसी में भी नहीं मिलती। इसमें मध्यम प्रकार की संकुचन दर होती है और ये जीवन भर स्पंदन यानी संकुचन करता है। अब आप ये कहेंगे कि सर एक और खास बात बताता हूँ आपको। देखिए आपका मस्तिष्क किस तरह से सोचना चाहिए इस प्रश्न को, कि सर आपने बोला कि ये बात तो ठीक है कि रक्त पेशियां आ गई हैं और रक्त वाहिनियां आ गई हैं, उससे हमें ऊर्जा तो मिल गई है, लेकिन हृदय पेशियों को जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या बार बार कहता है कि धड़किए? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रात को सो रहे हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक अलार्म सेट करके सो रहा है कि यार इसको रात भर धड़कना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो ये विद्युत जो आवेग है इनके लिए हृदय में ही एक ट्रांसफार्मर फिट कर दिया कि भाई बार बार मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं,
लेकिन तुम तुम्हारा जो तंत्रिका आवेग का सिस्टम है खुद ही देखो। इसलिए अब आपको याद आ रहा होगा हृदय में एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज, पुरकिंजे फाइबर, बैकमैन्स बंडल, ये सब क्यों बनाए गए भाई? ये इसलिए बनाए गए कि हृदय को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तंत्रिका आवेग हृदय के पास, एटीपी हृदय के पास, आराम से धड़किए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उसको तंत्रिका आवेग मस्तिष्क से लेना पड़ता तो ये संभावना बन सकती थी कि मस्तिष्क में या कहीं पर भी ऐसी जगह चोट लगने की वजह से अगर तंत्रिका आवेग में दिक्कत हो जाती, जो कि सीएनएस के अंदर जनरली होती है, तो हृदय का रुकना एक संभावना बन सकती थी। इसलिए हृदय को अपना ही सिस्टम अलग से दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम मांसपेशियों की संरचना पढ़ लिया हम लोगों ने। ये चैप्टर, इसको ये स्लाइड ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया था। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को, ये यहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। इस स्लाइड को भी आप लोग आराम से पढ़िएगा। इसके अंदर मैंने मसल बंडल के बारे में बता दिया, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम के बारे में हम लोगों ने बात करी रखी है इसके अंदर, तो कोई खास बात नहीं है। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो कि मांसपेशियों की संरचनात्मक इकाई है मसल फाइबर की। तो क्योंकि ये क्लास 35-36 मिनट की हो चुकी है, इसलिए मैं इस क्लास को अभी यहीं पर वाइंड अप करूँगा। आगे के लिए मैं इसको अपलोड करूँगा, और पहले आप ये फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करिए, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम इसकी कार्यशैली पर भी आएंगे। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा। इस पे से आप अगर अच्छा लगे तो नोट्स बना लीजिएगा। अदरवाइज़ नोट्स के लिए जब क्लासेस होंगी तब मैं एडिशनल नोट्स आपको बाद में दूंगा। ये तो सिर्फ समझाने के हिसाब से है। आप अपनी किताबों से भी इसको समझ सकते हैं, पुराने नोट्स से भी इसको समझ सकते हैं। पहले इस चैप्टर को 2 बार अभी पढ़िएगा, फिर अगला चैप्टर मैं कल अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक, एक आखिरी बच्चे तक भी जो पढ़ रहा होगा उस तक भी मेरी बात पहुँचे, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो समझे। और मैं उम्मीद करूँगा कि इसको आप लोग अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुँचाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें ये मान के चलिए कि कभी कभी हमको लोगों के लिए करनी होती हैं। आप लोगों के ज्ञानवर्धक चीज़ें जो आप लोगों तक पहुँचती हैं उसे आप लोग अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, इसको शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। और ज़रूर करूँगा, हर भर्ती में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए, जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनको पता है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के भले के लिए, जितनी हमसे हो पाती है। और हमारे जो प्रयास होते हैं वो एक तरह से मानिए कि हम हमारी पूरी क्षमताओं का उपयोग करेंगे आपके भले के लिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि नकारात्मक लोग इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये शायद उनके लिए नहीं है जो लोग नकारात्मक रहते हैं। कमेंट्स ओपन है, आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। नकारात्मक कमेंट्स का लिए मेरे पास में कोई स्कोप नहीं है। जिसको पसंद आए वो क्लास को ज़रूर शेयर करे, जिसको अगर अभी इंटरेस्ट नहीं है तो वो बाद में भी पढ़ सकता है। ये फ्री क्लासेस हैं जो यूट्यूब पर रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास, इसका जो सेकंड पोर्शन होगा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।